हम जब आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि ये समाजवाद है क्या। तो जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आरंभिक समाजवादी कौन कौन है। दरअसल समाजवाद जिस व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, और हम सब समाजवाद सुनते ही कार्ल मार्क्स को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, लेकिन ये जो समाजवाद है इसकी मूल जो पृष्ठभूमि है वह पृष्ठभूमि जो ब्रिटेन में जहां से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति उससे जुड़ी हुई है। और औद्योगिक क्रांति के साथ यूरोप में जो इतने बड़े बदलाव आए जिनकी हमने बहुत बार चर्चा की है, और जब भी हम आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ेंगे और उसकी मूल धारा को समझना चाहेंगे तब हमें लौट कर उन परिवर्तनों पर जाना पड़ेगा जो परिवर्तन 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं, 20वीं शताब्दी तक यूरोप में हुए। क्योंकि यूरोप के देश दुनिया के लीडिंग देश थे और इन नेतृत्व करने वाले देशों ने जो बदलाव किए अपने यहाँ, उन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो जब औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में पहले शुरू हुई और उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में फैली और यूरोप के पश्चिमी देशों में खास तौर से इसका असर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों के क्षेत्र में बहुत बदलाव आए, कृषि के क्षेत्र में बहुत बदलाव आए, और इन सब बदलावों ने यूरोप के सिर्फ आर्थिक जीवन को प्रभावित नहीं किया बल्कि सामाजिक जीवन को और वहां के रहने वाले लोगों को प्रभावित किया। बड़ी संख्या में लोग वहां से माइग्रेट होकर, अपने अपने गांवों से माइग्रेट होकर उन जगहों पर आए जहां उद्योग स्थापित हुए थे, उद्योगों में उन्हें काम की जरूरत थी। इसके अलावा एक बड़ी बात यह थी कि जो आपने पढ़ा होगा, एक बाड़े बंदी का सिद्धांत ब्रिटेन में आया था कि छोटी छोटी खेती से नहीं, बड़ी बड़ी खेती, बड़े बड़े खेतों में खेती करनी चाहिए। बड़े खेतों में खेती कर कर हम जो उत्पादन करेंगे वो ज्यादा होगा, और ज्यादा उत्पादन होगा तो हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो औद्योगिक क्रांति है और कृषि क्रांति है, ये इसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। हालांकि पूंजीवाद पहले से भी चला आ रहा था, जब व्यापार शुरू हुआ था, व्यापारीकरण शुरू हुआ था, व्यापारवाद शुरू हुआ था यूरोप में। तो जब ये औद्योगिक क्रांति हुई तो जिनको फायदा मिला वो अपना फायदा बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन जो यूरोप की बहुसंख्यक जनता थी उसे उनके खेत क्योंकि छीन गए थे तो वे वहां से उद्योगों के आसपास बसने लगे, जिससे औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। बड़े बड़े महानगर बने जिनमें आप जानते हैं मैनचेस्टर का नाम बहुत बढ़ चढ़ कर आता है कपड़ा बनाने के क्षेत्र में। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग किसान थे, जो लोग श्रमिक थे, उनकी कई समस्याएं बढ़ी, और वो समस्याएं इस तरह की थी कि लोगों से बेइंतहा काम लिया जाता था फैक्ट्रियों में, और उनके लिए अपना सामान्य जीवन जी पाना भी मुश्किल था। उनके लिए रहने की जगह नहीं थी, उचित सुविधा नहीं थी, काम के घंटों का निर्धारण नहीं था। वे सब तमाम चीजें जिनसे मजदूरों की, श्रमिकों की समस्याएं बढ़ रही थी। ये सब समस्याएं जब बढ़ने लगी तो इनके साथ साथ इन पर विचार करने के लिए यूरोप में बहुत सारे बुद्धिजीवी हुए, जिन्हें हम कहेंगे प्रारंभिक समाजवादी विचारक। कुछ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने कुछ नाम नोट किए हैं। हालांकि फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में बहुत सारे सामाजिक विचारक हुए, या यूं कहें हम कि ये जो यूरोप में बदलाव आ रहा था, इस बदलाव को देखकर इससे पैदा होने वाली समस्याओं पर कई लोगों का ध्यान गया। लेकिन हम इसमें जो कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे, जैसे थॉमस पेन है। थॉमस पेन ने यह सिद्धांत दिया कि जमीन पर किसी कुछ लोगों का हक ना होकर इसका समाजीकरण कर देना चाहिए, यानी कि समाज के लोगों का जमीन पर हक हो जाए तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इसके बाद आपने बहुत नाम सुना होगा बेंथम का, उसका एक सिद्धांत है उपयोगितावाद का सिद्धांत। उसने भी यूरोप को समाजवाद की तरफ ले जाने में बड़ी मदद की। बेंथम का जो सिद्धांत था कि
जो कुछ भी हमारा संसाधन है, जो कुछ भी हमारी सोच है, जो कुछ भी हम करते हैं, उसका जो आधार है वो आधार होना चाहिए अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। तो ये जो अधिकतम लोगों का अधिकतम हित की जो बात आई दार्शनिक स्तर पर, ये बात भी वो थी जो लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला करने की बात करती थी। इसके अलावा आपने पॉलिटिकल साइंस में भी नाम सुना होगा और फेमिनिज्म में भी बड़ा नाम लिया जाता है जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा कि यूरोप में बहुत लंबे जमाने से अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक लोकतंत्र की बात हो रही है। ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र आया और फिर फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, आपने देखा बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, एकीकरण भी हमने देखे। तो ये सारी जो प्रोसेस, जो यूरोप का जो राजनीतिक विकास हो रहा है, उस राजनीतिक विकास के साथ साथ आर्थिक बदलाव, औद्योगिकरण के बाद जो आ रहे हैं, उस पर विद्वानों का ध्यान जा रहा है। और वो विद्वान ये कहने लगे हैं कि सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा। जब तक आप सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र नहीं लाएंगे, तब तक ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है ये पर्याप्त नहीं है। हमने देखा था पिछली यही बात बहुत जोर से हमारे यहाँ भी अम्बेडकर करते हैं 20वीं शताब्दी में। खैर, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि हमको ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है इसको मजबूत करने के लिए सामाजिक क्षेत्र में, यानी कि वही जो पीड़ित और शोषित वर्ग है उसकी तरफ उनका इशारा है। फिर एक और बड़े विचारक हुए रॉबर्ट ओवन। ये पहले पूंजीपतियों के पास गए और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप इतना जो धन कमा रहे हैं, ये धन लोगों के काम में आना चाहिए और इसका वितरण होना चाहिए, इसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपकी फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं उनकी भलाई के लिए वो एक ठीक ठाक जीवन जी सके, इस पर भी आपका ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये स्वाभाविक था कि पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद रॉबर्ट ओवन ने ये भी कोशिश की कि सरकारें इस ओर ध्यान दें। उन्होंने सरकारों से भी इस बात की अपील की, लेकिन वहां से भी उनको निराश होना पड़ा। तब रॉबर्ट ओवन ने इस बात पर ध्यान दिया कि फैक्ट्री नियम बनने चाहिए। दोनों तरफ से निराश होकर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो फैक्ट्रियां संचालित होती हैं, उनसे संबंधित नियम बनाए जाने चाहिए। सहकारिता का नियम आना चाहिए। सहकारिता का मतलब कोऑपरेशन, एक से ज्यादा लोगों को साथ लेकर काम करने का जो विचार है उसको वो लाए। और उन्होंने कहा कि हमको जब तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें नहीं जोड़ेंगे, जो भी हमारे उपक्रम है, उत्पादन के साधन है, तब तक हम एक बेहतर समाज नहीं बना सकते हैं। और इसके बाद उनकी जो अगली कड़ी थी वो थी मजदूर आंदोलन। फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो पीड़ित है, जो शोषित है, जब तक वो खुद जागरूक नहीं होगा, अपने अधिकारों की वो मांग नहीं करेगा, तब तक हम समानता पर आधारित समाज का निर्माण नहीं कर सकते। फिर एक जो बड़े विचारक है, इसके अलावा बहुत सारे विचारक हैं, हम यहाँ उन सबका नाम लेकर, क्योंकि हमारे पास आज समय की भी और ज्यादा किल्लत होने वाली है। अंतिम बात करेंगे हम हीगल की, जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने काल्पनिक समाजवाद दिया। और फिर आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने कहा कि उनका जो काल्पनिक समाजवाद था उसको मैंने वैज्ञानिक समाजवाद बनाया, या वो सिर के बल खड़ा था उसको मैंने पैरों के बल खड़ा किया। यानी कि हीगल का ये कहना था कि हम जो समाज बनाएं, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, ये शोषण की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। जो एक तरफा कुछ लोग पूंजी संचित करते जा रहे हैं और ये पूंजी बनाने में जिन बहुसंख्यक मजदूरों का, श्रमिकों का योगदान है, उनको उपेक्षित छोड़ दिया गया है। तो हमको इन सबका भला करने वाली व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन और हीगल ही द्वंद्ववाद का भी सिद्धांत देते हैं, लेकिन वे बहुत क्लियर, स्पष्ट प्रोसेस नहीं बताते कि ये कैसे हासिल किया जाए, ये शोषण क्यों है और इस शोषण को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये सब बातें वो नहीं बताते हैं। इसलिए आगे चलकर जब कार्ल मार्क्स आते हैं, तो कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत देते हैं उसको हम, जो सारी दुनिया जानती है और जिसके पीछे बहुत सारा इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास है, तो फिर आखिर में आते हैं कार्ल मार्क्स और उनके एक दोस्त हुए हैं, पूंजीपति दोस्त एंजिल्स। वो दोनों मिलकर एक ठोस विचार
करते हैं और उस विचारधारा के आधार पर जिस समाजवाद को हम आज दुनिया में जानते हैं वो खड़ा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या है, वे उनकी मूल स्थापनाएं क्या हैं, मौलिक विचार क्या हैं, और वो किस तरह से दुनिया को बदलने के लिए एक पूरा वैज्ञानिक प्रक्रिया और सिद्धांत देते हैं। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि सारी जो दुनिया चलती है, दुनिया में जो वर्चस्व है या वर्चस्व नहीं है, शोषक वर्ग है और शोषित वर्ग है, तमाम दुनिया का जो ढांचा है वो मूल रूप से उत्पादनों के जो साधन है उनके अनुसार है। यानी कि पूरी दुनिया में केवल दो वर्ग हैं और वो दो वर्ग जो बने हैं वो बने हैं एक उत्पादन के साधनों पर जिसका वर्चस्व है, जिसकी पकड़ है, जिसका कब्जा है, वो वर्ग है, और दूसरा वर्ग वो है जिसका उत्पादन में तो योगदान है लेकिन उत्पादन से मिलने वाले फायदे पर जिसकी पकड़ नहीं है, जिसका तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार दुनिया में सिर्फ एक शोषक और एक शोषित, या जिसका उत्पादन पर अधिकार है और दूसरा जिसका अधिकार नहीं है। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो फैक्ट्रियों में काम करता है, जो मजदूर वर्ग है और जो पूंजीपति वर्ग है, इसमें जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक ये आपस में संघर्ष करके, और वर्ग जब तक अपनी सत्ता स्थापित नहीं करेगा तब तक वह शोषण से मुक्त नहीं हो सकता और एक समाज, समानता पर आधारित समाज की स्थापना। तो उनका कहना है कि उन्होंने एक और सिद्धांत दिया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उसका मतलब ये था कि मजदूर जितनी मेहनत करता है और उसकी मेहनत से जो चीज बनती है, उसकी लागत आती है, वो और जिस मूल्य में उस वस्तु को बेचा जाता है उसमें बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को है मजदूर तक वो फायदा नहीं पहुंचता। इसलिए ये जो फायदा है जो मिल रहा है इसको पूंजीपति को खुद भी रखना चाहिए और मजदूरों में भी बांटना चाहिए। ये बेसिक बात है जो समझने की है। और इसके लिए कार्ल मार्क्स का जो सबसे बड़ा सिद्धांत जिसके लिए वो जाना जाता है, और एक फ्रेज भी है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारी दुनिया है। ये जो तुम्हारी बेड़ियां हैं सिर्फ ये खोओगे अगर तुम संघर्ष करते हो। तो वो कहते हैं मजदूरों को, श्रमिकों को एक होना पड़ेगा। इसीलिए वो जो राष्ट्रवाद की बात हो रही है वहां हम जोड़ेंगे कि कार्ल मार्क्स कहता है जो शोषण की व्यवस्था है ये पूरी दुनिया की है, इसलिए पूरी दुनिया के मजदूर जब तक एक नहीं तब तक दुनिया नहीं बदल सकती। क्योंकि धर्म का हर दौर में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा और धर्म के आधार पर लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, बहुत सारे आडंबर हुए, बहुत सारी भ्रांतियां पैदा। इसलिए कार्ल मार्क्स का मानना था कि लोगों को धर्म में उलझाकर जो पूंजीपति वर्ग है वह शोषण करता है, इसलिए ये धर्म इन लोगों का भला नहीं करता बल्कि अफीम का काम करता है। इसलिए अगर वो धर्म से दूर हो जाए, लॉजिकल हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा, और उसका जो धर्म के नाम पर शोषण होता है वो बच जाएगा। तो ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ये हिंसा पर आधारित है। वो कहते हैं सीधी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी, और ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि निश्चित रूप से इस लड़ाई में मजदूरों की जीत होगी। तो ये जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत है इसको समझने के लिए एक पूरी प्रक्रिया और उन्होंने दी है, और प्रक्रिया है वो पूरे इतिहास की व्याख्या करते हैं कार्ल मार्क्स, और कि ये जो मेरा सिद्धांत है आर्थिक सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत, इससे ही सारी दुनिया चली है, इतिहास इसी में गूंथा गया है। और उसमें वो कहते हैं कि इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या वो करते हैं, स्क्रीन शेयर की वजह से,
तो इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या है उसमें वो कहते हैं सबसे पहले आदिम साम्यवाद है। आदिम साम्यवाद मतलब वो मानते हैं कि जब दुनिया शुरू हुई, जब बिल्कुल आदिम अवस्था में आदमी रहता था, जब न कृषि थी न पशुपालन था, तब सारी दुनिया में सब लोग समान थे, किसी पे किसी का वर्चस्व नहीं था, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर किसी का वर्चस्व नहीं था। दूसरी अवस्था बताते हैं वो दास अवस्था। दास अवस्था वो है जब धीरे धीरे कृषि और पशुपालन का विकास हुआ, और कृषि पशुपालन के विकास के साथ साथ कुछ लोग थे जो अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोग उन जीवन जीने वाले लोगों की मदद कर रहे थे, जिससे वो दास हो गए और कुछ स्वतंत्र लोग हो गए। ये दास अवस्था हो गई। और फिर सामंतवादी अवस्था आई, जब उत्पादन के साधनों पर और जमीन पर कुछ लोगों का, सामंतों का, जागीरदारों का अधिकार हो गया और कुछ लोग वंचित हो गए, तो वो सामंतवादी व्यवस्था है। और फिर औद्योगिक क्रांति आई, व्यापार का बदलाव आया और पूंजीवाद आया, जिसमें पूंजीपतियों का वर्चस्व हो गया उत्पादन के साधनों पर, और दूसरा जो वर्ग श्रमिक और किसान वर्ग था वो वंचित रह गया। तो ये जो स्थिति थी, इससे ये जो पूंजीवाद की स्थिति है, कार्ल मार्क्स जिस जमाने में हुआ, उसने कहा ये जो पूंजीवाद की स्थिति है, इससे बचने के लिए और इसको पार पाने के लिए, और अगला जिस तरह साम्यवादी व्यवस्था को वापस पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए श्रमिकों को वर्ग संघर्ष करके पूंजीपतियों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष के बाद दुनिया के तमाम श्रमिक एक हो जाओ और संघर्ष करो और अपने अधिकार पाओ, और तुम राज्य पर कब्जा कर लो। तो ये जो राज्य पर कब्जा करने की स्थिति है और श्रमिकों के जीतने की स्थिति है, इससे उन्होंने कहा कि श्रमिक अधिनायकवाद, मतलब श्रमिक का राज्य पर कब्जा हो जाएगा, और ये जो स्थिति आएगी वो आएगी श्रमिकों का अधिनायकवाद की। और इसके बाद जो अगली स्थिति आएगी वो आएगी, वो पहले वो उनका अधिनायकवाद होगा, और फिर वो दुनिया में, समाज में जहां उनका अधिकार होगा, सारी वस्तुओं को समाज में समान रूप से वितरित कर देंगे। उत्पादन के साधनों पर न पूंजीपतियों का हक होगा, पूंजीपति तो पहले ही खत्म कर देंगे, वो अधिनायक वर्ग जब आएगा श्रमिकों का, तो वो एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें न राज्य होगा, न वर्ग होगा, न शोषण होगा, और वो जो अवस्था होगी वह साम्यवाद की अवस्था होगी, जब दुनिया के तमाम लोग सब बराबर होंगे, सबको अपनी जरूरत का मिलेगा, और जो अपनी सामर्थ्य के काम करेंगे। तो इस एक यूटोपिया हम कह सकते हैं, इस तरह के एक आदर्श समाज की कल्पना उन्होंने की, कार्ल मार्क्स ने। और इसमें बहुत सारी खामियां भी थी। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसको कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एक वाद है, फिर प्रतिवाद है, फिर संवाद है। सारी दुनिया में यही चलता। वाद की स्थिति वो है जो आदिम साम्यवाद है, फिर प्रतिवाद वो है जब पूंजीपति वर्ग खड़ा होता है, और फिर संवाद वो है जब पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाता है, साम्यवाद की स्थापना होती है। तो ये कुछ ऐसी मोटी मोटी बातें हैं जो प्रमुख बातें हैं जो समाजवाद को दिखाती हैं, और उसमें साम्यवाद आता है जो उसकी अंतिम अवस्था है। ये जो विचारधारा है इसकी कई खामियां हैं। पहली खामी तो यही देख रहे हैं कि वो सब चीज के लिए केवल आर्थिक तत्व को जिम्मेदार मानते हैं। कार्ल जो कुछ भी होता है, जो बदलाव होता है, जो इतिहास बनता है, जो समाज होता है, सब कुछ केवल आर्थिक वजह से होता है। लेकिन ये इसकी सीमा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आर्थिक वजह से ही होता है। दूसरे भी बहुत सारे होते हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक तत्व है, राजनीतिक व्यक्ति का व्यक्तित्व है, और धर्म भी बहुत हद तक हमने देखा, धार्मिक आंदोलन हम दुनिया में और भारत में पढ़ते हैं। तो वो उसकी एक सीमा है कि वो सिर्फ आर्थिक तत्व को महत्वपूर्ण मानता है। फिर वो सिर्फ दुनिया में दो ही वर्ग मानता है कार्ल मार्क्स, एक पूंजीपति वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है। तो ऐसा भी संभव नहीं है कि दुनिया में सिर्फ दो ही वर्ग हैं, बहुत सारे वर्ग हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में ये सिद्धांत फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्थिति है उसमें जाति व्यवस्था बहुत प्रभावी रही है, और जाति भी वर्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तो वर्ग का सिद्धांत भी है। और इसके अलावा कार्ल मार्क्स कहता है कि साम्यवाद की जब स्थिति आ जाएगी तो सब दुनिया में बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कहीं अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, ये जरूर है जिसे हम, क्योंकि आज मेरे को नहीं लगता हो पाएगा, फिर अगली बात में बातचीत करेंगे कि ये जो साम्यवाद की स्थापना हुई
केवल रूस में हुई थी और उसका क्या असर हुआ वो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि दुनिया में राज्य भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि राज्य एक उपयोगी संस्था है। वर्ग भी खत्म नहीं हो सकते, हम जाति को खत्म नहीं कर पाए हैं। तो ये तमाम सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके दुनिया में। मजदूर आंदोलन खड़ा किया, समाजवाद को आगे लाए, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी, और उसकी वजह से बहुत सारे फायदे दुनिया को, समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए हुए। और दुनिया के को बेहतरीन करने में इस विचार ने बहुत बड़ा योगदान दिया। सरकारों ने मजदूरों की तरफ ध्यान दिया, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की, और एक बड़ी जो पूंजीपति वर्ग जिसको कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था, उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की। दास कैपिटल इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, कार्ल मार्क्स की, आपने नाम सुना होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। उसमें ये सब चीजें हैं जिसमें वह राष्ट्रवाद से भी आगे विश्व मानवता के लिए सोचते, और ऐसी मानवता, ऐसी दुनिया बने जिसमें कोई किसी का शोषण ना करे। तो ये खास बात है समाजवाद की। और ये जो इतिहास की व्याख्या है समाजवादी, वही व्याख्या वो है जिसके आधार पर साम्यवादी इतिहास लेखन हमारे यहाँ भी किया गया है और दुनिया में भी हुआ है। अब आप लोग कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो वो बताएं। कोई सवाल हो तो। हाँ बोलिए, मुझे दिख रहे हैं। मांगीलाल, अनिल, बोलाराम, दीपेश, आज के दौर में जो कहते हैं समाजवाद और इस साम्यवाद को लेकर आपने देखा इटली में भी बहुत विरोध हुआ, इसको राष्ट्रवाद के इनको भी निशाना बनाया गया। जर्मनी में बनाया गया, हिटलर ने साम्यवाद के नाम पर राष्ट्रवाद लाया गया। दुनिया में बहुत लंबे समय तक साम्यवाद के विरोध की आड़ में अधिनायकवाद पनपा और दुनिया ने उसको झेला। ये सब जो जितनी बातें हैं ये सब समाजवाद से निकलती है, और समाजवाद से को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम न दुनिया के इतिहास को समझ सकते हैं, न मानव सभ्यता के विकास को समझ सकते हैं, और न ही हम पूरी जो एक बेहतर समाज बनाने की दार्शनिकों की शुरू से जो कल्पना रही है, उस कल्पना को साकार करने में इस विचार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये सब चीजें हम जान सकते हैं। किसी